हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारा अभ्यास सीरीज़ डेली चलता है। आपको दोपहर से शाम के बीच में ये मिल जाता है, यानी 12 बजे से लेके और 4 बजे के आसपास तक ये मिल जाएगा आपको। और आज का ये 6 अक्टूबर का सेशन आपको 12:15 पर मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट्स नीचे ज़रूर शेयर करके जाइएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। आपके एक वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इतना तो आप एटलीस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है इन वीडियोज़ को डेली लाने में और डेली आप लोगों तक इन बेहतरीन क्वेश्चंस को पहुँचाने में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस 6 अक्टूबर का ये सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वेब 2.0 प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। दूसरा ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट्स यानी स्थिर वेबसाइटें। तीसरा ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग यानी सामाजिक नेटवर्किंग। और चौथा ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स यानी सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके सामने लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। अच्छे से समझाने वाला हूँ सारे ही ऑप्शंस, तो पूरे वीडियो को बेहतर तरीके से देखिएगा। और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो एक पेज ले लिया करिए जब भी आप ये डेली प्रैक्टिस सेशन देखते हैं, और वहाँ पर उन चीज़ों को नोट कर लिया करिए, और फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर लिया करिए अपने नोट्स वाले जो भी आपने कॉपी बनाया हुआ है उसमें। तो वेब 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं, और वेब 2.0 का जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो हो सकता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, वो हो सकता है आपका सोशल नेटवर्किंग और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स। ये तीनों ही, यानी वेब 2.0 में क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला एक ऐसा फीचर जिससे आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। वेब 1.0 में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये कंटेंट स्टैटिक हुआ करता था, मतलब वो स्थिर हुआ करता था। लेकिन अब यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, जैसे आप यूट्यूब पे आपके जो फेवरेट यूट्यूबर हैं वो आपको डेली व्लॉग्स देते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई वीडियोस देखते हो, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हो, वो क्या है, वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, वो खुद वो कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आप अपने नियर एंड डियर वन से जुड़ पाते हैं, वो क्या है, वो भी वेब 2.0 का ही एक फीचर है। वही कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होता है, तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल के का टीम है, फिर गूगल का मीट है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर जूम है, वहाँ पर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ये भी वेब 2.0 में ही आया, पहले ये नहीं हुआ करता था, आप दूसरों से कोलैबोरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट जो है ना, ये वेब 1.0 का मेनली ये फीचर है। ये प्राइमरली जो है स्टैटिक वेबसाइट्स उसी में होता था, जहाँ पर आप कंटेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया उसी को आपको मानना होता था, वहाँ पर आप कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करते थे। वेब 2.0 में डायनेमिक वेबसाइट्स आए। डायनेमिक वेबसाइट मतलब चेंज होते थे ये वेबसाइट्स, और ये अलाउ करते थे इंटरेक्शन और कंटेंट क्रिएशन जो यूजर्स करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, तो ये होगा आपका स्टैटिक वेबसाइट्स। ओके, तो आई होप कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ही आया हुआ, अभी रिसेंट एग्जाम में ही जो री एग्जाम हुआ था आपका उसमें ही ये आया था। बताइए हु कॉइन्ड द टर्म एंड्रागोजी। बताइए इन चारों नाम में से किन्होंने एंड्रागोजी शब्द का निर्माण किया था, या इसको पहली बार दिया था, कॉइन किया था इस टर्म को। पहला है आपके पास माल्कम नोल्स, दूसरा है जॉन डुई, तीसरा है आपके पास अलेक्जेंडर कैप, और चौथा है जीन पियाजे। जब आपके पास ये क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में तो बहुत लोग कंफ्यूज थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, और लिख के जो भी करेक्ट इसका आंसर आपको लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ना वीडियोस का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, और सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आई होप कि इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसके सही उत्तर का, तो वो होगा आपका अलेक्जेंडर कैप। सी, अलेक्जेंडर कैप इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पहली बार इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था, 1833 में, 1833 में। और इनका फोकस किस चीज़ पे था, एडल्ट एजुकेशन पे, वयस्क शिक्षा जिसे हम कहते हैं, एडल्ट एजुकेशन। तो एंड्रागोजी, जैसे पेडागोजी होता है तो ये जो है आपके प्राइमरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होता है, वही एडल्ट एजुकेशन से एंड्रागोजी होता है। तो इसे ए से याद रखिएगा। और स्पेसिफिक नीड्स जो भी एडल्ट एजुकेशन के हैं इन पे फोकस होता है इसका। और बाद में जो है ना एडल्ट लर्निंग थ्योरीज का ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बन गया, कौन सा, एंड्रागोजी।
तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम मार्कम नोल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने अडल्ट लर्निंग और एंड्रागोजी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था। याद रखिएगा, इन्होंने पॉपुलर बनाया था इसको। बहुत ज़्यादा जो है सबको जब नहीं मालूम था तो इन्होंने इसको पॉपुलर किया था, अलग अलग वे में यूज़ करके, अलग अलग इस पर काम करके, तो इसलिए इनको भी इससे जोड़ा जाता है। जॉन डुई, तो आप जानते हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए और इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में और अधिगम के बारे में ये बात करते थे जॉन डुई। वही जीन प्याजे के बारे में बात करें तो इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थ्योरी के लिए जाना जाता है। जीन प्याजे, इनकी स्टेजेस जो होते हैं ना, SPCF जिससे हम याद करते हैं, है ना, ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इनके लिए इनको जाना जाता है। और जो बच्चे हैं इनके ऊपर इनका काम था, एडल्ट एजुकेशन में इनका काम नहीं था, तो इसलिए C ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे ही ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको हेल्प कर रहे हों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, जिनको नहीं मालूम है अपने दोस्तों को भी बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फोकस ऑफ एंसेंट इंडियन एजुकेशन। आपका तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर था? पहला है वैज्ञानिक विकास, दूसरा है भौतिक संपत्ति या मटेरियल वेल्थ, तीसरा है मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा, और चौथा है सैन्य परीक्षण यानी मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण। तो चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जाके। अच्छे से सारे ही ऑप्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा प्राइमरी फोकस था प्राचीन जो हमारे भारतीय शिक्षा था इसकी, तो वो क्या था आपको भी मालूम है। इसका जो सही उत्तर होगा बहुत आसान है, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो भी आप कहें। जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली थी इसमें गुरुकुल हुआ करते थे, जो अभी हमारा बैच में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हम हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आपसे गुरुकुल्स के बारे में। वहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स जिन्होंने इंडिया विजिट किया था उनके बारे में भी अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो गुरुकुल थे ना, ये स्क्रिप्चर्स के जरिए, जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गए, तो इनके जरिए कैरेक्टर बिल्डिंग पे जो है काम करते थे। इसमें गुरु हुआ करते थे। ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था जहाँ पर जो शिष्य थे वो गुरु के पास जाते थे गुरुकुल में, और वहाँ पर इनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था। इनके जो चरित्र निर्माण है इस पर काम किया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। एथिकल लिविंग सिखाया जाता था इनको, नैतिक मूल्यों के साथ कैसे जीवन जीना है और कैसे आध्यात्म में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड और वैल्यू ड्रिवन लाइफ सिखाया जाता था कि डिसिप्लिन रहना है, आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना है और ऐसा जीवन जीना है जो कि मूल्यों पर आधारित हो, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है आपको सेलिब्रेट होना था, यानी कि जैसे ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता था जब भी आप विद्यार्थी जीवन में थे। तो मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट होगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट उस समय पे ये नहीं था, कोर फोकस नहीं था, ये मॉडर्न एजुकेशन का कोर फोकस है। मटेरियल वेल्थ के बारे में तो बिल्कुल वहाँ पर गुरुकुल में और उस समय हमारे जो प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति थी उसमें नहीं बात किया जाता था। मटेरियलिज्म जो है ना, ये इसको डिस्करेज किया जाता था, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करके और आपका मोरल डेवलपमेंट पे काम किया जाता था। वही मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ये भी था उस समय पे, क्योंकि हॉलिस्टिक एजुकेशन जो है, सर्वांगीण शिक्षा के द्वारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम चाहते थे, सर्वांगीण विकास चाहते थे जो भी विद्यार्थी थे। लेकिन मुख्य जो फोकस था यहाँ पे, प्राइमरी फोकस बोला है, तो इन सभी ऑप्शंस में से मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होगा। और अगर इनमें दो ऑप्शन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सैन्य परीक्षण भी ले सकते हैं। ये भी उस समय पर ऑफर किया जाता था, लेकिन इस प्रश्न के लिए क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट आंसर है तो वो C ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। किस शिक्षण स्तर पर एक शिक्षार्थी अवधारणाओं की समझ प्राप्त करता है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच स्टेज ऑफ टीचिंग द लर्नर गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा है तो आप एक बहुत ही सीरियस लर्नर हैं। अभी का भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मैं डेली सेशंस देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, क्या अगर आप नहीं देख पाते हैं तो क्यों नहीं देख पाते हैं, हमको क्या सुधार करने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, दूसरा ऑप्शन है समझ स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा ऑप्शन है चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल और चौथा ऑप्शन है निदान स्तर यानी डायग्नोस्टिक लेवल। बताइए इन चारों में से कब जो है लर्नर अंडरस्टैंडिंग गेन करता है कॉन्सेप्ट्स का, जो भी अवधारणाएं हैं इनकी समझ जो है विकसित होता है उसके अंदर।
आई होप कि जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन कर दिया होगा। देखिए, अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो ये बहुत ही बेसिक, जिसे हम कहते हैं, एक यहाँ पर मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। तो ये सबसे बेसिक लेवल जो होता है ना यहाँ पर, और जो फाउंडेशन का काम करता है, नींव का काम करता है, फाउंडेशन यानी आपके नींव का काम करता है, वो कौन सा है? वो आपका मेमोरी स्तर होता है, मेमोरी लेवल होता है, स्मृति स्तर होता है। दूसरा आपका स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा यहाँ पर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो सबसे निचला स्तर है आपका स्मृति स्तर, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आप गेन नहीं करते हो, बल्कि चीज़ों को एज इट इज़ रट लेते हो, है ना। मगिंग हम जिसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर चीज़ों को मग करते हो, या फिर उसको जो है आप बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेते हो, रट लेते हो। वही अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पर समझ का विकास होता है ना। यहाँ पर लर्नर्स जो है वो मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स के जो मीनिंग है उसको ग्रास्प करते हैं। रिलेशनशिप जो है कॉन्सेप्ट्स के बीच में डेवलप करते हैं। याद रखिएगा, रिलेशनशिप वाला जो कीवर्ड है मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आए तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ जाइएगा। इसमें वो एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि अलग अलग संदर्भ में कैसे उसका एप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पर जो आलोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग, और जो कॉम्प्रिहेंशन है, इन पर ध्यान दिया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ये करता है। वही रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा डीपर कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता है, जहाँ पर जो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नॉलेज जो भी आपने गेन किया उसको अप्लाई आप कैसे करेंगे अलग अलग संदर्भों में, और साथ ही साथ यहाँ पर क्रिएशन, आप खुद से कुछ क्रिएट कर देंगे, है ना, सिंथेसाइज जिसे हम कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर होता है। डायग्नोस्टिक लेवल कोई फॉर्मली रिकॉग्नाइज स्टेज नहीं है टीचिंग में। यहाँ पर निदान करने के लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग जरूर होता है, जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आए बच्चों को, वहाँ पर आप डायग्नोज करते हैं, उनका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, परीक्षण करेंगे, और जो भी उनको दिक्कत आ रहा है, जिस दिक्कत का वो सामना कर रहे हैं, उसको आप दूर करेंगे, है ना। तो वो डायग्नोस्टिक लेवल होता है। तो डायग्नोस्टिक लेवल ऐसा कुछ नहीं होता, डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है ना। तो ये हो गया आपका, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ द करेक्ट आंसर। समझ स्तर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो लर्नर है वो अंडरस्टैंडिंग गेन करता है, समझ प्राप्त करता है जो भी कॉन्सेप्ट अवधारणाएं हैं उनकी। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। विच संस्कार इन एंसेंट इंडिया वॉज रिलेटेड टू द इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। प्राचीन भारत में कौन सा संस्कार शिक्षा की शुरुआत से संबंधित था? आसान क्वेश्चन है और आप बता सकते हैं, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। जो भी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, आई होप कि आपने नीचे लिख दिया हो कमेंट सेक्शन में। जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला तो पवज्जा है, दूसरा है विवाह, तीसरा है उपनयन, और चौथा है अंत्येष्टि। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पवज्जा, ये एक बुद्धिस्ट सेरेमनी होता है ना, बुद्धिज़्म में जो है होता है ये पवज्जा। और इसको हम देखते हैं वर्ल्डली लाइफ जब हम रिनाउंस करते हैं, तो ये पहली चीज़ तो ये बुद्धिस्ट सेरेमनी है। और मोनास्टिक एंट्री, जब भी आप एक मठ में एंटर कर रहे हैं तो उस समय पे ये पवज्जा सेरेमनी होता है। यानी आप जो है ये जीवन, जो वर्ल्डली लाइफ है, जो भी गृहस्थ जीवन है, उसको छोड़ के और एक मठ में जो है वहाँ पर आप जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको हम कहते हैं पवज्जा। और ये एक सेरेमनी होता है पवज्जा सेरेमनी। विवाह मैरिज सेरेमनी होता है, और एजुकेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। विवाह सेरेमनी आप जानती हो। फिर उपनयन, उपनयन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, जहाँ पर बात किया जाता है इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन, यानी यहाँ पर जो चाइल्ड है उसका फॉर्मल बिगिनिंग होता है ना, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, उसके शिक्षा का जो है एक औपचारिक शुरुआत होता है। और यहाँ पर जो है ना उनके गुरु से उनको मिलाया जाता है ना, आपके ये गुरु हैं, और वो अपने जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करते हैं, स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये गुरुकुल की जो परंपरा थी पहले, उसमें ऐसा होता था कि जो भी बच्चे थे वो अपने घर को, अपने गृह को त्याग के गुरु के पास जाते थे, और उसी समय पे ये उपनयन संस्कार हुआ करता था, है ना, जिसको जनेऊ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत सारे कल्चर्स में इसको जनेऊ भी कहा जाता है, जनेऊ या उपनयन संस्कार। तो वेद की पढ़ाई करने के लिए और आगे जो भी मिलिट्री साइंस, जो भी चीज़ें पढ़नी है, वॉरफेयर, उसके लिए जब गुरु के पास शिष्य जाते थे, तो जब शुरुआत होता था उनका औपचारिक शिक्षा की, तो उसी को हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। अंत्येष्टि जो है ये फ्यूनरल राइट्स होता है, यानी आखिरी समय पे मृत्यु के बाद होने वाले जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको हम कहते हैं अंत्येष्टि, और ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 3.0 की मुख्य विशेषता है? देखिए, वेब 1.0 आपने देखा, वेब 1.0 स्टैटिक, है ना, यानी कि स्थिर वहाँ पर कंटेंट था। डायनेमिक कंटेंट हमने कहाँ देखा? वेब 2.0 में।
है ना, जहाँ पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट देखा, सोशल नेटवर्किंग हमने देखा, कोलाबोरेशन टूल्स हमने आ गए हैं वो देखा हमने। अब वेब 3.0 के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। बताइए इनमें से कौन सा एक मुख्य विशेषता है वेब 3.0 का। तीसरा जो है, तो पहला है आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और तीसरा है स्टैटिक कंटेंट, स्थिर सामग्री। या फिर चौथा है लैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन, यानी उपयोगकर्ता सहभागिता की कमी। नीचे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसको मेंशन कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, EMCQ है ये। इस टाइप के जो एमसीक्यू हैं मैं रेडी करता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट देखता हूँ किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एलटीए पूछ रहा है, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप जब कहते हैं कि सर ये सेशन हेल्पफुल है या जो भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा प्रयास कहीं ना कहीं तो पहुँच रहा है ना। व्यूज से और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। एटलीस्ट अगर 10 लोग भी देख रहे हैं और वो 10 लोग अगर अच्छे से देख रहे हैं, वहीं पर इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा मकसद पूरा होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 का, और ये रीसेंट जो है ट्रेंड है। और आप देख रहे हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। चैट जीपीटी है, और जैसे अलग अलग कंपनीज अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं। मेटा का भी मेटा AI आ रहा है, एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है एप्पल की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट का भी जो है अपना एक इंटेलिजेंस का पूरा ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ये जो है ना, एक बहुत नया दौर और एक बहुत ही जो है क्रिएटिव दौर स्टार्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम बात करें सेंट्रलाइज कंट्रोल की, तो ये ज़्यादा कॉमन वेब 1.0 में है। वेब 3.0 में हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब एक जगह से चीज़ें कंट्रोल होती थी, लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज हो गई हैं। अब यूज़र के एंड से भी आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो इंटरनेट पे। फिर स्टैटिक कंटेंट को देखें तो ये वेब 1.0 का ही एक फीचर है। वेब 1.0 में ही स्टैटिक कंटेंट हुआ करता था, स्थिर सामग्री थी, जो दे दिया गया वही दे दिया गया, वहाँ पर आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोगों ने लिख दिया, कोई ब्लॉग लिख दिया, वहाँ पर आप कमेंट नहीं कर सकते थे, ना ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे, तो वो जो है आपका हो गया। वही अगर लैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो ये भी जो है आपका वेब 1.0 पे ही होता था, जहाँ पर उपयोगकर्ता की कोई भी सहभागिता नहीं थी, इंटरेक्ट आप नहीं कर सकते थे, और ये अर्ली वेब स्टेजेस का ही एक पार्ट था, है ना। 3.0 में तो बल्कि आप इंटरेक्शन और मशीन लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है। मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, तो अब मशीन क्या कर रहा है, हमारी बुद्धि की तरह ही वो भी सोचने का प्रयास कर रहा है। आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो ह्यूमन की तरह सोचने का प्रयास कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मशीन से अगर आप एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसी रास्ते में आता है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो यानी कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ही होगा, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये किसी एक दिन के लिए हम रखते हैं कि जिस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे एक पर्टिकुलर किसी लेक्चर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, इंटेलिजेंट डिसीजंस जो है वो मशीन ही ले पा रहा है, इंटरेक्ट आप इफेक्टिवली कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बात करें। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वैश्विक तापन का मुख्य कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। 7th क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास मीथेन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। आई होप कि आप इनका जो करेक्ट आंसर है वो दे पाएंगे। इन सभी में से कौन सा करेक्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा आपने। देखिए, मेजर कंट्रीब्यूटर कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो होगा वो होगा आपका मीथेन, है ना। मीथेन एक हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है। ये यहाँ तक कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उससे भी ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस ही है, और ये जो कंट्रीब्यूट है ग्लोबल वार्मिंग में करता है, लेकिन लेस करता है, यानी बहुत ज़्यादा मीथेन के कंपैरिजन में देखें तो कम ही रहता है इसका। ओजोन जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ, स्मॉग वगैरह जो फॉर्म होता है, और ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये अगर सरफेस लेवल पे है तो ये पोल्यूशन करता है, लेकिन इतना बड़ा जो है इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। वही सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन से रिलेटेड होता है, SO2 के नाम से हम इसे जानते हैं, अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं ना।
तो ये अम्लीय वर्षा का कारण है SO2, और इसके वजह से जो वाइट बिल्डिंग्स हैं, मार्बल के बिल्डिंग्स हैं, उनका कलर जो है वो पीला पड़ने लगता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट कॉज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, मीथेन। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। वेब फीड्स के संदर्भ में RSS का क्या अर्थ है? व्हाट डज RSS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब फीड्स? बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपके EMCQ है, एक्सपेक्टेड MCQ। ओके, पहला ऑप्शन है आपके पास रियल सिंपल सिंडिकेशन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिच साइट समरी, तीसरा ऑप्शन है रेडी साइट सिंडिकेशन, या फिर चौथा ऑप्शन है रिमोट साइट समरी। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं RSS के बारे में, आप क्वेश्चन नंबर 8 लिख के और जो भी करेक्ट इसका आंसर होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने लिख दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। और वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको जो है बधाई कि आप सीरियस हैं आप अपने गोल को अचीव करने में। और काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल है कि नहीं है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिच साइट समरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ऑफकोर्स, और RSS का फुल फॉर्म यही होता है, रिच साइट समरी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको जो भी वेब पे कंटेंट अपडेट हो रहा है इसको जो है ना ऑटोमेटिकली डिलीवर करने के लिए हम जानते हैं रिच साइट समरी, RSS, है ना। और बाकी सभी टर्म जो है ना वो कोई ये सभी इनवैलिड है, ये सभी जो है इसके गलत फुल फॉर्म्स हैं। रिच साइट समरी जो है इसका सही फुल फॉर्म होगा, है ना। इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टेक्नोलॉजी एक ऐसा है ये जिसको हम ऑटोमेटिकली जो भी अपडेटेड कंटेंट है हमारे वेब पे, इंटरनेट पे, उसको आपके यहाँ पहुँचाने के लिए, ऑटोमेटिकली डिलीवर करने के लिए इसका यूज़ होता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था? विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज वॉज नोन फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग्स, है ना। तो बताइए, अगर हम बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 9 है, और जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि कई बार मैं करा चुका हूँ। और देखिए, इन सभी में कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया ही जाता था, नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो या वल्लभी। लेकिन अगर एक कोई चुनना हो तो मैं नालंदा चुनूंगा, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता था और बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी था एंशिएंट इंडिया में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे फायन, वैनसंग जैसे स्कॉलर्स, चाइनीज स्कॉलर्स भी यहाँ पर विजिट उन्होंने किया, और एक बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बुद्धिस्ट टीचिंग और स्कॉलर्स के बीच ये काफ़ी पॉपुलर था नालंदा विश्वविद्यालय, और इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था किसने? इसके लाइब्रेरी और इस पूरे विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, है ना। तक्षशिला ये भी एक प्रोमिनेंट सेंटर था, है ना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं। तो तक्षशिला, फिर विक्रमशिला भी एक सिग्निफिकेंट सेंटर था बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, लेकिन नालंदा जितना फेमस नहीं था। हाँ, यहाँ पर भी जो फोकस था वो बुद्धिज़्म पे ही था, बुद्धिस्ट टीचिंग्स पे ही था। और वही वल्लभी जो है वो आपके ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता था, बुद्धिज़्म के लिए नहीं। तो वल्लभी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में, आपके एग्जामिनेशन में नालंदा और विक्रमशिला दिखे तो आप दोनों को ही चुन लीजिएगा। इस केस में क्योंकि एक चुनना था तो हमने नालंदा को ही चुना। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज लर्नर सेंटर्ड? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेशन का, और आज संडे भी है, तो आई होप कि आज आप लोग जितने भी प्रीवियस सेशन हमने किए उनको रिवीजन भी कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने नोट किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये भी बता दीजिएगा कि ये जो हम सेशंस ले रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तीसरा ऑप्शन है आपके पास चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। और चौथा ऑप्शन है आपके पास डिक्टेशन मेथड, सूत्रलेख विधि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स की। जो केंद्र है वो शिक्षार्थी होगा, विद्यार्थी होगा, जो केंद्र में होगा शिक्षण के। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका डिस्कशन मेथड, सी। ओके, क्यों सही होगा? डिस्कशन में क्या होता है, जो लर्नर्स हैं ना वो एक्टिव होते हैं,
सक्रिय होते हैं, एक्टिवली जो है ये लर्निंग प्रोसेस में ज्वाइन करते हैं और एंगेज होते हैं, जिससे कि वो अपने सबसे पहले तो अपने विचार को शेयर कर सकते हैं, थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, कोई भी उनके पास आइडियाज़ आएँ वो शेयर कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो उनको वो पूछ सकते हैं, जिससे कि एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बनता है ना। क्योंकि अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, तो यहाँ पर आप अपने थॉट, आइडियाज़ और क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। ये व्याख्यान विधि बिल्कुल ही शिक्षक केंद्रित होता है, तो ये तो होगा नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन कौन दिखाता है? जिसको मालूम होगा, तो डेमो टीचर देता है, तो ये भी एक टीचर सेंटर्ड ही होगा। यहाँ पर इंटरेक्शन का ज़्यादा जो है रूम नहीं होता है। वही डिक्टेशन मेथड, श्रुतलेख विधि भी जो है एक पैसिव मेथड है। यहाँ पर किसी भी तरीके का सक्रियता नहीं, बल्कि निष्क्रिय जो एक विधि है उसको माना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही उत्तर होगा। तो आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए सारे ही करेक्ट जो भी आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, और आज आपको टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जितने भी पीछे के छूटे हुए पीडीएफ्स हैं। तो आज वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाद में आपको ये बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं क्वेश्चंस, इस बात का जो है मैं गारंटी देता हूँ। और देखिएगा कि हमारे इन सेशन से कितने सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और एक बार फिर से आपको हैप्पी संडे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले डिस्कशन वीडियो में और अगले जो है अपने क्वेश्चन आंसर वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।